नमस्कार। एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ में इस समय जो राजनीतिक हलचल हुई है, वो काफ़ी चर्चित है। उसके पीछे कारण है कि सुजानगढ़ में पिछले वर्ष बारिश के बाद में जिस तरह के हालात बने थे, लोगों को भारी परेशानी हुई थी। तो इस साल क्योंकि नगर परिषद में स्थायी आयुक्त नहीं है और बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को आ रही है, तो अरविंद विश्वेंद्रा ने एक लोगों को आह्वान किया था कि नगर परिषद पहुंचकर हम आंदोलन करें। हालांकि उसमें 10-12 लोग ही पहुंचे, लेकिन अरविंद ने अधिकारियों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और जोरदार आवाज उठाई और उसका वीडियो एसएन पर वायरल हुआ। उसके बाद में सुजानगढ़ में सांसद राहुल कसवा जी और विधायक मनोज मेघवाल जी नगर परिषद और अधिकारियों से मिले और लंबी बातचीत भी हुई और उसमें पुनः अरविंद विश्वेंद्रा ने सांसद महोदय और विधायक के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक रूप दिखाया था, वो काफी चर्चित रहा। लेकिन उस वीडियो में एक चीज और देखने को मिली। सुजानगढ़ में जो कार्य वर्तमान में अरविंद करे, वो कार्य कभी हितेश जाखड़ ने किया है। एक आक्रामक युवा नेता की छवि रही है, लेकिन उस वीडियो में हमने देखा कि हितेश जाखड़ ने अरविंद विश्वेंद्रा को रोकने का प्रयास किया और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी लोगों के आए कि उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं था। तो इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे मनोनीत पार्षद और वर्तमान में कांग्रेस के युवा नेता हितेश जाखड़ है, जो कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस संगठन के, उसका चुनाव भी लड़ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो घटनाक्रम नगर परिषद में हुआ और आप खुद उस वीडियो में है, तो लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि हितेश को इस तरह का व्यवहार अरविंद के साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप तो खुद जो है वो सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाके के रूप में जाने जाते हैं। देखिए शिव जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो वीडियो है वो मात्र कुछ ही सेकंड का वीडियो है और उस वीडियो के माध्यम से अपन उसमें सच्चाई क्या है उसको अपन उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो घटनाक्रम हुआ ये 8 तारीख की बात है और उससे पहले 7 तारीख की बात मैं आपको बताऊं तो मेरे पास में मैसेज ये आता है एमपी साहब का और अपने विधायक जी का कि कल नगर परिषद में अपने को इस समस्या को जल भराव की जो बड़ी समस्या है सुजानगढ़ में इसको लेकर और इसकी अपन क्या तैयारी और समाधान कर सकते हैं इसको लेकर मीटिंग है और उसमें सभी अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है और आप भी कार्यकर्ताओं को और जितने अपन लोगों को वहाँ बुला सकते हैं जिनकी समस्याएं हैं उन सभी को अपने को वहाँ पर बुलाना है। और मैंने अपने मोबाइल से सभी पत्रकार साथियों को और नगर परिषद से जुड़े हुए सभी पार्षदों को मैंने जो मैसेज डाला है उसमें साफ-साफ मैंने ये लिखा है। ये चीज़ मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव के माध्यम से कल शाम को बता भी चुका हूँ और पुनः आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और उसमें मैंने साफ शब्दों में ये लिखा है कि आपकी जो भी समस्या है और उनका जो सुझाव है, वो आप साथ लेकर आएँ और जो भी समस्या का समाधान अपन कर सकते हैं, सबको अपने बैठ के बात करनी है। ये हमारा उद्देश्य उस मीटिंग में था। अब जैसे ही वो मीटिंग शुरू होती है, उस मीटिंग से पहले सुबह मैं क्षेत्र के अंदर निकलता हूँ और क्षेत्र में जितनी भी समस्याएँ वर्तमान में हैं, उन सब का वीडियो और फ़ोटो मैं बनवाता हूँ और जो नगर परिषद अपने दावे कर रही थी कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, उनकी पोल खोलने के लिए सबूत के तौर पर सारे वीडियो वहाँ मैंने बनाए हैं। जो नाले भरे हुए हैं, जहाँ मैं उनकी वीडियो जो गंदगी प जगह-जगह बिखर पड़ी है, उनकी वीडियो, फ़ोटो सब हमने इकट्ठा करके और उस मीटिंग में हम गए हैं। और उस मीटिंग में लगातार 2.5 घंटे तक विधायक जी ने और सांसद जी ने अधिकारियों के साथ एक-एक वन टू वन सब बिंदुओं पर बात करी है। उसमें मेरे साथ और भी नेता मौजूद थे और जिनकी हम बात कर रहे हैं कवि अरविंद विश्वेंद्रा, जो कि लगातार 12-13 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो भी उस मीटिंग में मौजूद था, मेरे साथ ही मेरे पास ही खड़ा था और वन टू वन सब पे बात हुई है। जो उसकी भी समस्याएँ थी, उन पर भी बात हुई है और सबका हम जो कर सकते हैं समाधान करने का सबने प्रयास भी किया है। और उसमें जो बड़ी समस्या सामने आई कि एक तो स्थायी आयुक्त की नियुक्ति और एक नगर परिषद के अंदर जो बजट की कमी है, उसका समाधान। और उसके लिए वहीं पर आप मीडिया में देख भी सकते हैं, सांसद जी ने डीएलबी के जो डायरेक्टर हैं, उनको कॉल भी किया है और उनसे बात करी है और उनसे कहा भी है कि आप जल्द से जल्द जो आपके पास 9 एपीओ आयुक्त हैं, उनमें से किसी को भी आप यहाँ तुरंत लगाओ। और मंत्री जी को भी कॉल किया लेकिन उनसे बात हो नहीं पाई, ये आप मीडिया में देख सकते हैं, सबके सामने बात हुई है। तो जो अरविंद की जो बात है, वो उन्होंने जो समस्या थी वो बता चुके थे और 2.5 से 3 घंटे जो मीटिंग थी उसमें सबसे डिस्कस हो चुका था। उसके बाद में जो पब्लिक हियरिंग हुई, उस पब्लिक हियरिंग में भी और भी लोग आए हुए थे। काफ़ी लोग इकट्ठे होके सबने अपनी समस्या बताई, एक के बाद वन टू वन सबसे मिले हैं और जो सब बड़ी समस्या सबके सामने आई वो भोसले ही बास की थी।
वहाँ पर 400-500 घरों की बस्ती में वोल्टेज की समस्या थी, ट्रांसफार्मर लगाने की बात थी। तो मैंने सब एमपी साहब को उस समस्या से अवगत कराया। उस मोहल्ले की भी पार्षद हैं, वो भी आए हुए थे और कई लोग, जनता आई हुई थी। सबको मिल एमपी साहब से बात करी तो एक्शन साहब वहीं मौजूद थे। उनके सामने बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर वहाँ पे डीपी लग जाएगी। तो और भी बहुत समस्याएँ थी जिनका समाधान वहाँ मौके पर हुआ। और जैसे ये सब की बात सुनकर हम वहाँ से निकलने वाले थे और वहाँ पर भी अरविंद मौजूद था। उसने भी, आप देख सकते हैं चैनलों के माध्यम से, वहाँ पर भी उसने अपनी समस्या बताई है और उन समस्याओं की बातचीत जो पहले हो गई थी वो पुनः दोहराई दी गई दोबारा। जैसे ही हम निकलने लगे तो वहाँ पर अनर्गल बातें शुरू हो गई और एक रूप से मतलब राजनीतिक मोड़ दे दिया उसने। सांसद जी जो चलाकर अपनी समस्या सुनने के लिए आए थे, उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आप क्रेडिट लेने के लिए आए हैं। अब बताइए, जो जनप्रतिनिधि है वो समस्या सुने तो उसको क्रेडिट लेना कैसे कह सकते हैं आप? उनका काम है समस्या सुनना और उसका समाधान करना। और आप ऊंची आवाज में इस तरीके से माहौल बना रहे हो, उसका प्रयास कर रहे हो राजनीतिक फायदा लेने का, और ऊंची आवाज में इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, इस तरह का माहौल बना रहे हो। उसके बाद में भी वो रुका नहीं और उसने शुरू कर दिया कि एसडीएम ने मेरे को ऐसे कहा वैसे कहा। तो एसडीएम ने कहा तो उसका एमपी साहब के पास और विधायक जी के पास तो उसका कोई समाधान है नहीं। वो अगर आपको शिकायत करनी है तो आप कलेक्टर साहब के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, करो आप उनकी शिकायत। अब उन पे जो कार्रवाई करनी है वो तो उनको करनी है। इनके पास तो कोई ऐसा पावर है नहीं कि वो उसको सस्पेंड कर दें या उसको ट्रांसफर कर दें। तो इस तरीके से बातें उसने जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दी। तब मैंने उसको जाके रोका और मैंने उससे हाथ से प्रयास करा रोकने का, लेकिन वो रुका नहीं और उसकी आवाज की जो स्थिति थी वो और ज्यादा बढ़ने लग गई और उत्तेजित हो गई। तो ये बताइए कि जो व्यक्ति 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस व्यक्ति को बिना कारण, बिना किसी उसकी गलती के आप उसको बातें सुना रहे हो और मीडिया के सामने माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो उसको रोकना हमारा फर्ज है भाई, क्योंकि हम उस व्यक्ति से काम करवाते हैं जनता के। और आज जब उसके ऊपर बात आई है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, बीच में बोलना हमारा। और हमने उसको रोककर, मैंने उसको, कोई ऐसा भी नहीं है उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया। मैंने उसको यही कहा कि आप फालतू की बातें मत करो, आप फालतू की बातें मत करो, आपकी जो समस्या है आप वही बताओ। तो वो फिर वोट की राजनीति पे आ गया कि हमने वोट दिया है, वो दिया है। अब वोट की बात जब उसने शुरू कर दी तो आप बताओ कि वोट तो अब दिया या नहीं दिया वो बात का विषय है। अब ये सामने आया है मीडिया में कि वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का विधानसभा संयोजक है। मैंने उसका इंटरव्यू किया सुबह से हाँ, हमने। अब हाँ, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा। आप उसमें कह रहे हो कि आप पे आरोप लग रहे हैं। आरोप नहीं है, वो तो सत्यता ही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पे है, उसकी खुद की सोशल मीडिया पे हैंडल पे वो सारी चीजें उसने प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी का। और उसने एक बात ये लोग लिख रहे हैं कि आम युवा की आवाज। तो आम युवा का है वो पार्टी का आईटी सेल का संयोजक है भाई, आम युवा कैसे हो? उसने चुनाव लड़ा है अभी, नगर परिषद में उपचुनाव हुआ वार्ड नंबर 47 में, उसमें उसने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी है, उसको टिकट मिली नहीं, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। तो वो तो पॉलिटिशियन ही हो गया ना। वो तो चुनाव जीत जाता तो वो पार्षद था, आम आम युवा कैसे हुआ? और उसने इस्तीफा भी नहीं दिया। मैंने, उसने अगर इस्तीफा दिया तो उसको लगाना चाहिए था कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो आम युवा वाली बात नहीं थी। हाँ, उसकी बातों से लग रहा था पहले, जिससे उसने जो विरोध प्रदर्शन किया था 10 दिन पहले, तो लग रहा था कि आम युवा है। और मैंने खुद ने सराहा है उसको, उसकी आईडी पे देखो, मैंने खुद ने लिखा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, मैंने उसको सराहा है। लेकिन जब उसने आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चालू कर दी और वहां पे बाउंड्री खड़ा करना चालू कर दिया, और एक आईटी सेल का जो कार्यकर्ता करता है उसकी तरह उसने शुरू कर दिया, तब हमने उसको रोक लिया। इस तरीके से नहीं करने देंगे अपने सांसद के खिलाफ। बदतमीजी से बात आप नहीं कर सकते। आप समस्या है, समस्या बताओ। और उसने बताई है, समाधान भी हुआ है, लेकिन वो तो बाउंड्री उसको खड़ा करना है, तो वो अलग अलग विषय है। हम तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे वहां पे। इसमें बड़ी बात जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर आ रही है, ड्रेनेज और सीवरेज में। और अक्सर हम देखते हैं कि हितेश हमेशा सुजानगढ़ की समस्याओं के लिए लड़ता रहा है, लेकिन मनोनीत पार्षद के बाद में मैंने देखा है कि कोई बड़ा मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में इन दिनों में नहीं आए। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, बड़ा मुद्दा की आप बात कर रहे हो तो पहले तो कई साल तक कोरोना चले। जी। उसके बाद में जैसे नगर परिषद का ये जो बोर्ड शुरू हुआ, तो उसके बाद में लगातार विकास के कार्य सुजानगढ़ में हुए हैं, किसी से छुपी हुई बात है नहीं। ऐतिहासिक कार्यकाल इनका रहा है, नीलोफर जी गौरी का और मनोज जी मेघवाल विधायक के रूप में बहुत शानदार कार्यकाल इनका रहा है। और हर वार्ड को इन्होंने, हर वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव किया नहीं।
आज जिस क्षेत्र से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, नया आबाद क्षेत्र, उस मोहल्ले के अंदर इतनी शानदार सीमेंटेड सड़कें बनी हैं जिसकी आप विचार नहीं कर सकते, और वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो जब एक विकास के कार्य हो रहे हैं तो अपन उसमें बाधक बने, ऐसा मेरा कभी विचारधारा नहीं है। और जो माँग मैंने उठानी, आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर देखोगे तो मैंने बराबर माँग नगर परिषद में मैंने धरने भी दिए और बैठे भी हैं, हमने हमारी बात मनवाई भी है। उसके अलावा जब भी कोई भी समस्या आई है तो उस पर हम खुलकर हमने हमारा उस पे बोले भी हैं, और हमारे से जो हो सका वो हमने किया भी है। नहीं, बाद में और ये ड्रेनेज हाँ, बिल्कुल ड्रेनेज और सीवरेज की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम हुआ है, उस काम में बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ कि कोताही बरती गई है, और पूरा सुजानगढ़ ही इस बात को मानता है कि कोताही बरती गई है। अब रही उसमें जाँच, तो अभी जो वर्तमान में जो सरकार है और 2.5 साल से जो सरकार है उसको जाँच करवानी चाहिए। ये हम खुद कह रहे हैं, उनको जाँच करवानी चाहिए। लेकिन जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं उसमें ये आया है कि जो अपने वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, नगर परिषद में या अपने क्षेत्र में, उन्होंने ये लिख के दिया है कि हम इस कंपनी के काम से संतुष्ट हैं, और इस कंपनी ने जो काम किया है वो ठीक काम किया है, इसको पेमेंट हाँ, कर ये दिया बात आई जाए। है सामने। ये इसको हमारे पास साक्ष्य हैं इसके, और जब समय आएगा तो जनता के सामने भी रखेंगे। तो इस तरीके का जब दोगलापन आ जाता है ना, तब जो जनता फिर विश्वास किस पे करे बताओ आप? जिसकी सरकार है, जो जिसके पास सारी एजेंसी है, उनको जाँच करवानी चाहिए, और हम खुद कह रहे हैं जाँच करवानी चाहिए उसके। और जो उसका बकाया पेमेंट है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, और जो उन्होंने काम बाकी रखा है उसका भी उनको काम करवाना चाहिए। अभी जो सांसद साहब आए थे तो वो सीवरेज का बड़ा मुद्दा वहाँ सामने आया था, और उसके बाद में लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं सीवरेज के लोग जेटिंग मशीनें लेके हर मोहल्ले में जा रहे हैं, और जो जहाँ पर ब्लॉक है जो नाले ब्लॉक हैं उनको वो सुधार रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी है, उसकी जाँच होनी चाहिए, हम उसके साथ में हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ रहेंगे और जाँच छात्र निश्चय नेता होगी। से एबीवीपी के एक ताकतवर कार्यकर्ता के रूप में आपने कार्य किया, चुनाव भी लड़े, आपकी धर्मपत्नी सुनंदा जी भी जो है छात्र नेता के रूप में अध्यक्ष चुनी गई। तो हितेश जाखड़ जो भाजपा का विचारधारा का व्यक्ति था, वो कांग्रेस में क्यों गया? देखिए शिव जी, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शॉर्ट में बताना जी, चाहूँगा जी, इसको, जी। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जनता अपनी सारी बात सुने। मैं मेरी जो छात्र राजनीति से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। मैं जब फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था, और वो चुनाव मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। आज ये युवाओं में ये इस तरह का एक भ्रम फैलाया गया है कि मैं एबीवीपी का प्रत्याशी था। मैं एबीवीपी का प्रत्याशी नहीं था। एबीवीपी से मेरे कार्यकर्ताओं के कहने पर टिकट की माँग करी थी, लेकिन मेरे को टिकट नहीं दी गई, जबकि हज़ारों की संख्या में मेरे साथ युवा गए थे टिकट बिल्कुल माँगने के फॉलोड लिए। काम लेकिन किया। फिर भी मेरे को टिकट नहीं दी, और मेरे को जो कारण दिया गया वो भी एक आश्चर्यजनक कारण था। मैं उस वो बात को कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो थोड़ी सभ्य नहीं लगती वो बात। और एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया जो प्रथम ईयर का स्टूडेंट था, और वो उसका नाम था दिलीप चौहान करके। उसको टिकट दिया गया, वो एबीवीपी का कैंडिडेट था, और चुनाव मैंने भारी अंतर से जीता था। एबीवीपी उस वक़्त तीसरे नंबर पर थी, और मैंने निर्दलीय के रूप में भारी अंतर से चुनाव हाँ, जीता मैंने था। पूरा कवर किया था आपका हाँ, चुनाव। बिल्कुल, आपका हर वक़्त सहयोग रहता है हमें। और उसके बाद में मैंने सभी कार्यकर्ताओं के कहने पर एबीवीपी वापस मैंने जॉइन कर ली, और जॉइन करने के बाद में उस संगठन को लेकर हम चले। और एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे से पहले 2010 में और 11 में जब चुनाव हुए थे ना, तो एबीवीपी उस स्थिति में नहीं थी कि वहाँ पे चुनाव लड़ सके। चुनाव भी नहीं लड़ती थी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर पोस्टर लेके घूमने नहीं देते थे। इसीलिए मेरा सवाल है आपसे हाँ, ये। उनको हमारी आँखों के सामने हुँ, उनके साथ क्या दुर्दशा होती है हमें पता है, अब मैं जी। मीडिया के सामने बता नहीं सकता। मैंने और मेरी टीम ने मजबूती के साथ एबीवीपी को आगे बढ़ाया, और एक ऐसी स्थिति वहाँ पे खड़ी कर दी कि एबीवीपी संगठन पूरी तरीके से उस कॉलेज में हावी हो गया। हाँ, खड़ा हो गया था। लगातार 3 चुनाव जीते हाँ, हमने, लगातार 3 चुनाव एक के बाद में, और बड़ी ताकतों के सामने जीते थे, और युवाओं के सहयोग से जीते थे। हाँ, 2014 की मैं घटना बताऊँ आपको, मतलब एनएसयूए से मेरा सगा साला मेरे सामने एनएसयूए का कैंडिडेट बन के आ रहा था, और मेरे सामने परिस्थिति ऐसी आ गई कि मेरे पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था एबीवीपी का उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट था, और सबको लग रहा था कि ये चुनाव जीतेगा, क्योंकि उसने छात्र हितों की बात करी थी।
तो मेरे को मजबूरीवश इस संगठन को जिंदा रखने के लिए मेरे को मजबूरीवश मेरी धर्मपत्नी को, जो कि तैयारी कर रही थी स्कूल लेक्चरर की, और उसको सीकर से मैं बीच कोचिंग में उसको लेके आया और यहाँ पे उसको चुनाव लड़ाया। और हमने जो काम किया था, उस काम की बदौलत हम चुनाव जीते। पराग बुगालिया जो मेरा साला था, वो मेरे सामने फिर चुनाव लड़ा नहीं, और दूसरा कैंडिडेट फिर आके चुनाव लड़ा, और युवाओं ने हमें सहयोग किया, हम चुनाव जीते। उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव आते हैं 2015 के अंदर, और मैं मेरे वार्ड के लोगों के साथ जाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं टिकट की मांग करता हूँ। मेरा जो वार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ पे आज भी आप चुनाव कराते हो ना, तो वहाँ पे 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। तो मैं उन अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब गया तो मुझे वहां से तिरस्कार ही मिला, और टिकट ऐसे आदमी को दी गई जो कभी वार्ड में घुमा ही नहीं। और उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना जोर लगाया कि कैबिनेट मंत्री अपने चूरू जिले के, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगता है, और राज्य मंत्री जो कि अपने रतनगढ़ क्षेत्र से आते हैं, और यहाँ के विधायक, उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर मेरे को हराने के लिए खूब प्रयास किए। काफ़ी चर्चित चुनाव रहा, हम कवर बिल्कुल। कवर करे थे। हाँ, और फिर भी वार्ड की जनता ने, जो मेरे पिताजी की वहां पे पिछले 20 सालों से जो सेवा की हुई थी, उस सेवा को देखते हुए अपनी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय के रूप में मेरे को ऐतिहासिक वोटों से वहां से वो चुनाव जितवाया। और चुनाव जीतने के बाद में जब मैंने अपनी जनता से बैठकर बात करी, तो लोगों ने कहा कि बोर्ड भले ही कांग्रेस पार्टी का बन गया है, लेकिन अपने को अपनी पार्टी के साथ ही रहना। और मैंने सभापति के चुनाव में बीजेपी को ही अपना वोट दिया और समर्थन दिया, और उनके साथ मैं पुनः लग गया। और उस चीज का नतीजा ये रहा कि पार्टी का विधायक होते हुए भी, वो वार्ड पार्टी का गढ़ होते हुए भी, लगातार 4 साल तक उस वार्ड में 1 रुपए का काम मेरे को नहीं दिया गया। वो जो टीस थी, क्योंकि मैंने उस पार्टी को वहां पे चुनाव हराया, वो टीस, उस टीस का मेरे को नुकसान भुगतना पड़ा, और वो नुकसान मेरे को नहीं, उस वार्ड की वार्ड को जनता को भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी खुन्नस निकाली कि आपने हमें जिताया नहीं, और उन्होंने अपने पूरे प्रयास करे कि उस वार्ड में काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो लगातार स्थिति बनी ना, उस स्थिति से फिर मेरा मन दुखी हो गया। फिर मेरे पास पार्टी के जो प्रोग्राम थे उनमें कॉल आना भी बंद हो गया, मेरे को बुलाना भी बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर उस चीज से मैं दुखी होकर, और ये जो बार बार आप कहते हो ना कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, मेरे को कभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई पद नहीं दिया। आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, उनके कार्यालय में रिकॉर्ड मिल जाएगा। उन्होंने कभी मेरे को किसी भी दायित्व पर नहीं रखा पार्टी के अंदर। मैंने ही खुद ने 2 बार चुनाव जीतकर उनको, निर्दलीय जीतकर उनको ही समर्थन दिया है। उन्होंने मेरे वार्ड में कभी काम नहीं किया, कभी मेरे को किसी पद पर नहीं रखा। सिर्फ एक ये विचारधारा जो मन में था कि पार्टी अच्छा कर रही है तो अपन इनके साथ रहते हैं, लेकिन वो भी परतें फिर धीरे धीरे खुल गई, और वो आज जनता के सामने भी है। और एक जो छात्र राजनीति के समय से ही जो एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सबको पता है मेरी उनसे तकरार थी, उनके पुत्र से भी मेरी तकरार थी, छात्र राजनीति से थी वो। उसकी वजह से कांग्रेस में जाने का कोई वो था ही नहीं ऑप्शन, अपने पास यही ऑप्शन था। तो फिर जैसे जैसे समय बीता, तो ये चीज भी हमारे सामने आई कि जो वो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उनका भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ अंदरूनी गठजोड़ था। मास्टर जी को हराने के लिए उनका अंदरूनी गठजोड़ था। तुषाराम जी गोदरा की बात करें। हाँ, वो सब लोग समझ रहे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन लोग समझ रहे हैं किसके साथ किसका अंदरूनी गठजोड़ था। और मास्टर जी ने भी वो बात अपनी इंटरव्यू में सबको कहा है, और वो मीडिया में भी आई। जब प्रधान का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने खुलकर समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और फिर वो बधाई देने भी वहां आए थे, सारी चीजें वो हुई थी। उस चीज का जैसे हमको पता चला कि जिस पार्टी में रह रहे हैं वो भी अंदरूनी उनका ही सहयोग कर रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है रहने का। तो फिर मैं मास्टर जी के साथ में आ गया, कांग्रेस मैंने ज्वाइन कर ली। और जैसे ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और मेरे वार्ड के अंदर तुरंत ही उन्होंने 2 वार्ड में सड़कें सैंक्शन कर दी, जबकि उनका कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं उस वार्ड में, कभी भी वोट मिलते नहीं उनको। फिर भी उन्होंने सड़कें दी, तुरंत ही सैंक्शन कर दी। फिर कोरोना आ गया, कोरोना के तुरंत बाद जैसे चुनाव हुए, तो उन्होंने पुनः मेरे को मनोनीत पार्षद बना दिया उस वार्ड के अंदर। और आज उस वार्ड की स्थिति है कि उस वार्ड के अंदर आप घूमोगे तो एक भी गली के अंदर आप बिना सड़क नहीं कह सकते कि इस गली में सड़क नहीं है। सारी जो समस्या थी वो वार्ड की, वो पिछले कार्यकाल में हमने उसको पूर्ण रूप से उन समस्याओं को मिटा दिया है। और उसके बाद में भारतीय इस कांग्रेस पार्टी ने मेरे को युवा
यूथ कांग्रेस के अंदर प्रदेश का महासचिव बनाया और अभी हाल ही के अंदर मैंने जिला अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा है और बिल्कुल, बहुत समर्थन लोगों ने, युवाओं ने मेरे को अपार समर्थन दिया है। लेकिन मेरे को दुःख इस चीज़ का है कि मेरा जो गोल्डन समय था ना और जो उस गोल्डन समय में जिस पार्टी को मैंने वो समय दिया और उसके लिए हम भागे, भीड़ इकट्ठा के लेके गए, उस पार्टी ने हमारा हमेशा तिरस्कार किया और जिस पार्टी के लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, उस पार्टी ने हमेशा मान-सम्मान दिया है, हमेशा पद दिया है और जो भी काम मैं कभी भी लेके गया हूँ, कभी भी मेरे को किसी भी नेता ने मना नहीं किया, तुरंत उस काम को किया है। तो अब उस चीज़ के लिए अगर उस पार्टी के लिए अपन कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें? कहाँ गलत है? कहते हैं, आखिर में पुनः वही बात पे आता हूँ, एक युवा नेता है और बड़े फॉलोअर्स आपके लोग छात्र राजनीति से आपको बहुत चाहते हैं। तो वर्तमान में मैं हमेशा कहता हूँ कि सुजानगढ़ की जनता युवाओं में जोश नहीं है और विश्वेंद्रा का जो व्यवहार है लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है कि पहली बार कोई बोला है। तो युवाओं से क्या निवेदन करेंगे ताकि सुजानगढ़ में जिस तरह से हर काम अटक जाता है, वो अटके नहीं और सुजानगढ़ विकास करे? देखिए, जो आप विश्वेंद्रा की बात कर रहे हो उसका वो व्यक्ति मेरे से 12-13 साल से जुड़ा हुआ है और मेरा छोटा भाई है, वो भी आप इंटरव्यू में देखोगे वो भी मेरे को भाई साहब कह रहा है हाँ, बिल्कुल। और हमारे दोनों के बीच में आज भी कोई खटास नहीं है। बात तो सिर्फ़ एक बात आ गई तो वो इतनी बात बढ़ी है, नहीं तो वो भी नहीं बढ़ती। और 10 दिन पहले जब उसने नगर परिषद के अंदर जल भराव की समस्या को लेकर जब उसने आंदोलन कराया, तो उसमें मैंने भी उसको सोशल मीडिया पर प्रोत्साहित करा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो मैंने एक चीज़ देखी है ना, वो आपकी मीडिया पर भी मैंने उसको देखा है कि वहाँ पर सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहे। यस, यही है। एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि आज जो भजनलाल जी की सरकार है, वो पिछले 1.5 साल से नगर परिषद में आयुक्त नहीं लगा पा रही है। वो इतने बड़े शहर की नगर परिषद को बजट नहीं दे पा रही है। ये सरकार का फेलियर है, ये बात कोई भी नहीं कह पा रहा है। तो उस वजह से थोड़ा-सा ये लग रहा है कि ये कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। ये जो चल रहा है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है और आपने भी बार-बार आप ये स मीडिया में ये बात कर रहे हो कि जनता मरी हुई है। तो अपन जनता मरी हुई है, अपन ये बात कह रहे हैं, लेकिन अपने को ये भी कहना चाहिए कि सरकार मरी हुई है। सरकार भी तो संवेदनहीन हो रखी है। आज जनता ने यहाँ पे कांग्रेस का विधायक जितवा दिया, एमपी जितवा दिया, तो इसकी सज़ा आप जनता को थोड़ी दोगे। उन्होंने काम कराया तो जनता ने उनके काम को पसंद किया और उन्होंने उनको रिपीट कर दिया, तो उसमें गुनाह क्या किया? आप अच्छा काम करो, आपके जो नेता हैं, उनको फील्ड में भेजो आप और काम करो। आपको भी तो वोट दिए, 90,000 वोट आपको भी तो मिले हैं सुजानगढ़ से। तो आप उन 90,000 लोगों की तरफ तो देखो, उनकी तो समस्या का समाधान आप करवाओ। आपको आयुक्त लगवाना चाहिए, बजट भेजना चाहिए, जो घोटाले हो रहे हैं उनके जाँच करवाना चाहिए। आज उल्टा चोर कोतवाल कोई डाँट रहा है, उनकी सरकार है और वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो आपके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बताओ अब कौन कौन आए? विपक्ष आएगा क्या? आप आज ही मैंने एक बड़े नेता का इंटरव्यू देखा है, वो कह रहे हैं कि सांसद जी ने और एमएलए साहब ने अपने कोटे में से क्या दिया? शर्म आती है मेरे को इसी तरह के इंटरव्यू सुनता हूँ ना उनके। 5 करोड़ रुपए उनके पूरी साल के मिलते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएँ उनके पास हैं। इनके पास में इतना बड़ा क्षेत्र, इतने गाँव हैं। उन 5 करोड़ रुपए में से आप माँग रहे हो नगर परिषद के लिए। आपके पास 50,000 करोड़ रुपए की जो आपकी डीएलपी है, आपका मंत्रालय है, उससे तो आप 1 रुपया नहीं लेके आ सकते। आप रोज़ आते हो जयपुर, आपकी रोज़ पोस्टें हम देखते हैं और सुजानगढ़ की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आज ये नेता यहाँ से इकट्ठे होके गए हैं, तो पता नहीं क्या करके आएँगे। वहाँ पे जाते हैं, एक-दूसरे की चुगली करते हैं, एक-दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक-दूसरे को गिराने के लिए। ये सुजानगढ़ की जनता आपसे थोड़ी उम्मीद करती है। जनता तो ये उम्मीद कर रही है कि इस डबल इंजन की सरकार से हमें कुछ मिलेगा और जनता वैसे ही जनता को उल्लू बनाया जा रहा है और बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं करने को और ये अब इनके जैसे ये मीडिया में तो ये नहीं कह रहे, जैसे नगर परिषद में हम जाते हैं तो सुनने में आता है, ये कि जनता से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमको सभापति बनाओ तो हम काम करवाएँ। अब बताओ ये इनकी सोच है कि इनको आप सभापति बनाओगे तभी ये काम करवाएँगे। इसके अलावा इनकी काम करने की कोई नियत ही नहीं है और चुनाव करवा नहीं रहे, स्थिति ये भी है। आज नगर परिषद अनाथ स्थिति में है, वहाँ पे ना तो ईओ है, ना वहाँ पे सभापति है और चुनाव की डिमांड करते हैं तो तरह-तरह के बहाने बनाते हैं। अरे भई जब आप डर क्यों रहे हो आप चुनाव से? जब आपकी सरकार इतना अच्छा काम करवा रही है तो आप चुनाव कराओ,
अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत-बहुत डर धन्यवाद किस बात का हितेश। है? बिल्कुल, चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट में बहुत अच्छी बात कह दी है, क्योंकि भाजपा की सरकार है और पूरी तरह से नैतिक दायित्व बनता है यहाँ के भाजपा नेताओं का कि कम से कम यहाँ पर एक स्थायी आयुक्त की नियुक्ति तो हो जाए। और बजट की बात करें तो बजट हितेश कहीं न कहीं सही कह रहे हैं कि सरकार खुद की है तो इतना बजट तो वो दे ही सकते हैं कि एक इतना बड़ा राजस्थान का शहर है और वो अगर इस तरह से दया की जो पैसे की भीख मांग रहा है अपनी समस्याओं से निकलने के लिए, तो इससे बड़ा सुजानगढ़ का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हितेश जाखड़ ने अपनी आंतरिक पीड़ा भी इस आज काफी लंबे समय के बाद जो इंटरव्यू है उसके माध्यम से व्यक्त की है। एस एस मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।